नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। जैसा आपको मालूम ही है कि कोरोना पलट कर आ रहा है और कम से कम यदि कहूं तो सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकारी तंत्र के अनुसार, सरकारी जानकारी के अनुसार। मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आपको आगे सुनवाऊंगा भी, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि कोरोना पता नहीं किस चीज का इंतजार करता है। रात को लॉकडाउन लगाने की तैयारी कई शहरों के अंदर या लगाया जा रहा है। दिन में सब कुछ ऐसा ही है, दिन में कोरोना कहाँ रुक जाता पता नहीं, राजनीतिक रैलियों में कोरोना कहाँ रह जाता मालूम नहीं है। और जो एक सबसे बड़े उदाहरण है इस विषय में, जो भी किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर, बेशुमार भीड़ है कम से कम टीकरी और सिंघू पर। वहां ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दो मुझे, यहाँ पे कुछ लोगों को कोरोना हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं हुआ है। किसी का सरकार तो कह रही है पलट के आ रहा है कोरोना। अजी नहीं, यहाँ तो सब ऐसे बैठे किसी। अच्छा, कुछ आपने पता करा कोरोना जहाँ चुनाव होता है वहाँ तो जाता नहीं। हाँ, टीकरी बॉर्डर पर यहाँ भी कहीं नहीं आ रहा। बाकी हिंदुस्तान में मतलब उसको कोई मिली भगत है क्या आप लोगों से? मिली भगत क्या, ये हमें डरा रहे हैं। कोरोना आ गया, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कोरोना आ भी जाएगा तो आप ही हट जाएगा। अच्छा, हाँ, ये तो जाति किसान जाति है, इससे तो कोरोना वैसे देख के भाग जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसका कारण क्या है? विचारणीय प्रश्न है। और इसलिए भी क्योंकि आपको मालूम है कि जो दवा है कोविशील्ड की, जो दवा थी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड के बारे में अब नई जानकारी दी गई है कि उसकी जो दूसरी डोज है, जो पहले 4 हफ्ते के अंतराल पर दी जाती थी, अब 6 से 8 सप्ताह के अंतराल पर दी जाएगी। क्योंकि अब जो नई रिसर्च आ रही है उसके अनुसार इसका समय बढ़ाया जाना चाहिए। अब बात यही है, इसका मतलब जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वो कहीं अभी चल रही है, अंतिम दौर में नहीं पहुंची। तो कुछ लोग यदि इस पर शक कर रहे हैं, बीमारी है, नमस्कार इंडिया बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि कोविड नाम की बीमारी है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और सिम्पटम्स जो कभी पहले फ्लू या बाकी चीजों को हुआ करते थे वो अब कोरोना के अंदर ही सम्मिलित कर लिए गए हों। इसलिए टेस्ट के बाद में ज्यादा लोग आजकल कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, जो लोगों से बात की उसके आधार पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। उनका शक भी कहीं कोई गलत नहीं। और जो हालांकि जिनको जिम ट्रेनर हम तो कहते हैं, रामदेव, जिनको लोग योग गुरु भी कहा जाता, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था मैं नहीं लगवाऊंगा। चलिए, जो भी है, हम बात कर रहे हैं अब किसानों की और बाकी बातें छोड़ के हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में कल अर्थात रविवार को 30,000 कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए। जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री टोपे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि या तो लोग अपना व्यवहार सुधार लें दैनिक जीवन के अंदर, अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती, व्यवहार नहीं सुधारा, तो फिर से लॉकडाउन के ऊपर विचार किया जा सकता है। या तो लोग सुधर जाएं, अन्यथा फिर विचार नहीं। हालांकि आज सोमवार को जरूर है कि कोविड पॉजिटिव की संख्या 25,000 से कुछ कम रही, 24,600 के आसपास उनकी संख्या रही आज। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसी प्रकार घटे, बाकी तो भविष्य ही बताएगा क्या होता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर अभी फिर से आ रहा है कि कोरोना वापस लौट गया। कोरोना है कहाँ? कोई कोरोना ना था, ना है और ना आएगा, ना होगा। यहाँ भी नहीं आता। अच्छा, कोरोना में ऐसी क्या खासियत है कि ना तो चुनाव वाली जगह पर जाता है, ना यहाँ आ रहा है किसानों के बीच में, और बाकी जगह आ रहा है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, लोगों को परेशान करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। वो बीमारी है, वो डरा रहा है कि अपने आप डर के भाग जाएगी। कोरोना नाम की बीमारी है नहीं वास्तव में? वास्तव में नहीं है। अच्छा, हमारे एरिया में आज तक नहीं देखी। हम जिले में अरे हम तो बार्डरों पे जहाँ जनता बैठी इनका सरकार। किसानों की हमने जो चर्चा कर दी, लगे आप ये भी बताते चले कि जो हमने कल भी दिखाया था कि सतपाल मलिक के बारे में जो हमने चर्चा की, लोगों के अपने अपने विचार हैं। कुछ कहते हैं हाँ किसानों के संदर्भ में, किसानों
के बारे में वो सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ने बिल्कुल स्पष्ट माना कि नहीं, वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा प्रायोजित व्यक्ति हैं या सरकार के व्यक्ति हैं। अभी सतपाल मलिक जी ने कहा था जी कि जब एमएसपी पे बन जाए तो बाकी की मध्यस्थता मैं कर दूंगा। अब मुझे ये बताओ, सत्यपाल मलिक को आप किस रूप में देख रहे हैं, किसान हितैषी या सरकार द्वारा प्रायोजित एक मध्यस्थ? नहीं, वैसा देखो, सतपाल किसान हितैषी तो हाँ, और चौधरी का चेला रहा हुआ, हमें तो उसकी भी बात माननी पड़ेगी, पर सलाह मशवरा करेंगे जब कुछ होगी। ऐसे नहीं, बात मानना कोई बात नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप सत्यपाल मलिक को सरकार द्वारा प्रायोजित मध्यस्थ के रूप में देख रहे हैं या एकाएक किसान प्रेम उनके अंदर जागृत हो गया, इस प्रकार देख रहे हैं आप? भाई किसान के उसमें देख रहे हैं हम तो उसे। आपकी नज़रों में मतलब किसान के हित की बात करी हो? हाँ, अगर किसान के हित की बात करी होती तो ऐसा नहीं होता कि वो आप लोगों के बीच में आते बैठते, आप लोगों से बात करते? नहीं, अभी तो बात चल रही है, अभी कोई पास तो हुआ ही ना। वे भी अपनी कह रहे हैं और हम भी अपनी कह रहे हैं, अभी कोई तय नहीं हुआ। एक बात बताएं, सतपाल मलिक अभी आए, सतपाल मलिक ने जो बातें कही आपने सुना ही होगा बयान सतपाल मलिक का। उन्होंने कहा सरकार एमएसपी को गारंटी कर दे, बाकी किसानों से मैं बात कर लूंगा, मध्यस्थता कर लूंगा। नहीं, आप सत्यपाल मलिक को किस रूप में देखते हैं? क्या वो किसान हितैषी हैं या सरकार द्वारा प्रोजेक्ट किए गए हैं, ये बताएं। ये किसान हितैषी है, जो उन्होंने कही है बात किसान की है, उसे दर्द है किसान का। लेकिन हालांकि बड़ी खुशी की बात है कि नमस्कार इंडिया से लोग प्यार करते हैं और वो उम्मीद भी करते हैं कि नमस्कार इंडिया की आवाज सरकार तक पहुंचे या पहुंचती है, या हम जो चर्चा करते हैं वो कहीं ना कहीं वास्तविकता के धरातल पर होती है। तो एक संदेश हमें जरूर दिया ये वकील साहब ने, वो भी उन्हीं की जुबानी। मतलब आपका अभी भी भाव ये है कि एमएसपी की गारंटी और तीनों कानून निरस्त हों? बिल्कुल, किसी तरीके का कोई संशोधन आपको स्वीकार नहीं है? नहीं, इससे कम का नहीं है हमें। मतलब आपका अंतिम निर्णय भैया एमएसपी और तीनों कानून रिपील, उसके सिवा कुछ नहीं है, कोई अमेंडमेंट किसी तरीके का नहीं मानेंगे किसान। और जिस दिन हम जीते उस दिन आप हमारे को धन्यवाद करने जरूर। सर मैं लाइव करूंगा उस दिन। मेरे तो शुभकामनाएं, मेरी तो कामना है आप लोग जीतें। आपकी जीत में हर इंसान की जीत है, हमारी कामना, नमस्कार इंडिया की कामना है आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत। और हम बिल्कुल वादा करते हैं, हालांकि बात यही है कि हम इसको हार या जीत के रूप में नहीं लेते हैं इस आंदोलन को, हम सीधी मानते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार भी हमारी, किसान भी हमारे। सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, हम पहले से कहते रहे हैं। सरकार यदि उनकी बात मान लेती है तो हम बहुत खुश होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बेहतर हो कि सरकार बात सुने, माने और कोई रास्ता ऐसा निकले जो सब अपने आत्मसम्मान के साथ अपने अपने घरों को लौटें। खैर, नमस्कार इंडिया बिल्कुल जैसा वादा किया है, अगर किसानों के पक्ष में सरकार मानती है, आती है, उनकी बात स्वीकारती है, हम बिल्कुल उनको शुभकामनाएं देने के लिए और वहीं से लाइव करेंगे, ये भी हमारा वादा है। अब इससे आगे चले, आज एक चीज आपको जो मालूम है कि जो दिल्ली का जो एलजी वाला बिल था, जिसमें सरकार मतलब राजधानी क्षेत्र का एलजी, सरकार का जो अर्थ होगा अब इस नए बिल के अनुसार, जो कि आज लोकसभा में पारित हो गया, उसके अनुसार जो सरकार का अर्थ है वो राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, ये सीधा सा अर्थ कर दिया गया। कुल मिलाकर सीधी सीधी सी बात यह कि दिल्ली सरकार के पर कतर दिए गए हैं। अब हालांकि जिस प्रकार इसका विरोध होना चाहिए था, केजरीवाल सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है। कांग्रेस हालांकि इन्हीं की नीयत पर शक उठा रही है बार बार, लेकिन जो भी है, जो अपने जी किशन रेड्डी हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई 2013 तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तो कोई अड़चन नहीं थी, तब राज्य सरकार और केंद्र सरकारें आपस में मसले को सुलझा लिया करते थे। ये जो दिक्कत आनी शुरू हुई है पिछले कुछ वर्षों में आनी शुरू हुई, अर्थात सीधी सीधी सी बात यह कि जब तक केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। अब क्या कहें इसके बारे में? अगर आप फिर वही बात आ जाती है जो आम जनता कहती है कि भाई अगर ये प्रकार, अगर सारी की सारी चीज पावर जो है एलजी को ही सौंपनी है, जिस प्रकार पहले कभी दिल्ली के अंदर मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर हुआ करते थे, मेट्रोपॉलिटन
तो दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद जिस प्रकार हुआ करते थे, उस समय भी एलजी के पास ही सारी पावर हुआ करती थी, वही सारी चीजें करती है, तो फिर चुनाव का क्या मतलब रह गया राजधानी का। पर चलिए अब उससे भी आगे बढ़ते हुए, आज दिल्ली सरकार में जो मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, उन्होंने आज एक घोषणा की, उसके तहत अब दिल्ली में जितने भी शराब की दुकानें होंगी वो सरकारी नहीं होगी, अर्थात सरकारी दुकानों को खत्म किया जा रहा है और अब बिडिंग के माध्यम से, बोली लगने के माध्यम से ये सब प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी। अब जो रिफॉर्म होंगे उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि टैक्स की, कर की चोरी ना हो। दिल्ली में किसी भी हालत में नॉन ड्यूटी पेड लिकर ना बिक सके और इससे सरकार को भी ये फायदा होगा कि लगभग 20% रेवेन्यू एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड रहा है लगभग 5% रेवेन्यू ग्रोथ होती है। तो ये हमारा एक मोटा मोटा आकलन है कि 1500 से 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू इसमें बढ़ सकता है। अब जो रिफॉर्म होंगे उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि टैक्स की, कर की चोरी ना हो। दिल्ली में किसी भी हालत में नॉन ड्यूटी पेड लिकर ना बिक सके। देखिए, कितना भी कह लें एक दूसरे को, ऊपर आरोप कोई भी लगा ले, केंद्र सरकार के ऊपर तो आरोप लग ही रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज का। यहां भी वही चीज है। आपको याद है बिल, पानी का जो रीडिंग का है दिल्ली के अंदर, दिल्ली जल बोर्ड का, वो सब कुछ प्राइवेट को दिया जा चुका है और उनकी इतनी कलाकारी है कि वो लोग आते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं डराने का भी प्रयास किया जाता है। जो एक ऐप बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली जल बोर्ड ने, जिसके अनुसार सेल्फ बिल रीडिंग, अपने आप अपना बिल तैयार करें, तो अपने आप कुछ नहीं है, वो पीछे से बंद कर दिया जाता है आपका ऐप, आप बिल्कुल रीडिंग नहीं ले सकते, जब वो चाहते हैं तभी आप रीडिंग लेंगे। तो धीरे धीरे दिल्ली सरकार ने भी निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाया हुआ है, गाहे बगाहे। जैसा भी जो राशन घर घर पहुंचाने की योजना थी, वो भी नेचुरली किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में जा रही थी। तो अब उसके अनुसार दिल्ली में लगभग 850 ठेके हैं। अब ये सभी के सभी टोटल ठेके जो है वो प्राइवेट हाथों के प्राइवेट कर दिए जाएंगे। उसमें नियम है कि अब वो कह रहे हैं कि भाई पहले 150 स्क्वायर फीट के अंदर सरकारी ठेके हुआ करते थे, ठेकों के मुंह सड़क की तरफ खुला करते थे, शराब के ठेकों के मुंह। अब ये सड़क की तरफ नहीं खुलेंगे, ये 500 स्क्वायर फीट में होंगे कम से कम, आदि बड़ी सारी चीजें बता दी गई हैं। एक चीज और कर दी है लगातार, दिल्ली के अंदर शराब पीने की छूट बढ़ाई जा रही है, या कहें कि कहीं ना कहीं दिल्ली को शायद सरकारी स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर तो आजकल जो हो रहा है वो आ रहा, सबको पता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सरकारी स्तर पर भी सरकार शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्थात शराब पीने की या शराब खरीदने की जो उम्र है अब वो 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। कि देश में अलग अलग राज्यों में लिकर कंजम्पशन की परमिसिबल एज अलग अलग है। ये बहुत बार बात उठती रही है कि दिल्ली में ज्यादा है जबकि गुड़गांव, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में कम है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए। दूसरा एक फैसला लिया है कि एज गेटिंग होगी। एज गेटिंग का मतलब है कि जिस एज तक की परमिशन है उससे नीचे के बच्चों को, उससे नीचे के व्यक्ति को ऐसे फरमाइश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है जहां लिकर सर्व होती है। यानी कि रेस्टोरेंट्स खासतौर से जहां बार्स हैं या लिकर कंजम्पशन अलाउड है, जहां पे जिनके पास परमिशन है लिकर कंजम्पशन का, उन रेस्टोरेंट्स में केवल अगर अकेले बच्चे आते हैं तो 21 साल से कम के बच्चे को, जो भी एज लिमिट है उससे कम के बच्चे को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। क्या कहें, निर्णय आपके हाथ में। अपने बच्चों को आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने रोकना है। किस प्रकार के संस्कार या किस प्रकार की जानकारी आप उन बच्चों को देते हैं,
कितना समय तक दूर रख सकते हैं वो आप जाने, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली में शराब पीने और शराब खरीदने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। और कहा गया है कि ये हमने ठीक उसी प्रकार किया जैसे नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश का नोएडा, जहां के आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी हैं, वहां नोएडा के अंदर भी शराब खरीदने और शराब पीने की उम्र 21 वर्ष है। इसलिए दिल्ली सरकार ने भी उसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया है। क्यों दूसरे प्रदेशों का अनुसरण नहीं किया समझ नहीं आता, नोएडा का ही अनुसरण क्यों किया है समझ नहीं आता। एक जानकारी और, आज अब क्योंकि होली का मौसम है, यहाँ कुछ जगहों पर होलाष्टक कहे जाते हैं और इन होलाष्टक के समय में कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, होली का लठ गाड़ दिया जाता है। होलाष्टक में आज जो थी लड्डू वाली होली थी ब्रज के अंदर, और अब कल होगी लठमार होली जी। और जो नंदगांव से बरसाना जाएंगे जो पुरुष, जो हुलियारे होंगे, और आपको पता हुआ कि लठमार होली में किस प्रकार वहां की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के ऊपर लठ बरसाती हैं इसके अंदर। और कल मंगलवार के बाद, कल तो बरसाना के अंदर होगी, और परसों बुधवार को यही लठमार होली नंदगांव के अंदर होगी। अर्थात फिर यहां से पुरुष, बरसाने से पुरुष नंदगांव की ओर जाएंगे। होली का आनंद है, होली खेलें, खूब खेलें, लेकिन संभल कर खेलें, क्योंकि केमिकल वाले रंग होते हैं वो आपकी त्वचा खराब कर सकते हैं, आंखों में चले जाते हैं, जलन होती है, इसलिए सावधानी पूर्वक लगाएं। हर्षोल्लास से मनाएं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सावधानी भी बरतनी बहुत आवश्यक है। आज की चर्चा इतनी ही, कहते हैं आज की मुलाकात बस इतनी, और कल फिर आपसे एक और चर्चा, या कहूं कि चर्चाओं पर चर्चा भी मुलाकात होगी। तब तक अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान, बाहर निकले मास्क लगा कर निकले। नमस्कार और राधे राधे। सो गाइज, आज मेरे पास है एक ऐसी चीज जिससे पेनलेस हेयर रिमूवल हो जाएगा, चाहे लेग्स के हेयर हो या फिर अंडर आर्म्स के हेयर हो, तो ये पेनलेस हेयर रिमूव कर देता है। ये वेट और ड्राई शेवर, वेट एंड ड्राई शेवर है। इसके 2 कलर ऑप्शंस हैं और इसमें 3 तरीके के ब्लेड्स हैं, जैसे छोटी हेयर ग्रोथ को रिमूव करना है, बड़ी हेयर ग्रोथ को रिमूव करना है। ये ब्रश भी साथ में है, तो आप इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। पुश बटन है जिसको मैंने ऑन कर दिया है। ये कितनी इजीली जो है मतलब मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। दिस इज सो सॉफ्ट, सो स्मूथ, और पानी लगाकर यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सो गाइस, पेनलेस हेयर रिमूवल अब घर पे पॉसिबल है। उसके अलावा मुझे ये कवर कैप इसमें मिली है, देन आई हैव अ क्लेंजिंग ब्रश ऑल्सो, और ये एक चार्जिंग केबल भी है। साथ में नेल पॉलिशेस हैं, लिपस्टिक्स हैं। ट्रैवलिंग के लिए दिस इज दी बेस्ट।